तो आइए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, क्वेश्चंस में पूछा गया है द करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ बीओडी एंड टाइम इज गिवन बाय, कि जो आपके पास ग्राफ बनता है बीओडी वर्सेस टाइम का, वो आपको किस तरह का रिप्रेजेंटेशन देता है। यहाँ पर आपके पास 4 डायग्राम दिए गए हैं, इन 4 डायग्राम में से आपको कोई सा एक डायग्राम करेक्ट करना पड़ेगा। इसमें मैंने जब आपको थ्योरी पार्ट्स कवर करवाया था तो थ्योरी पार्ट्स में हमने क्या देखा था, स्टेजेस ऑफ बीओडी देखा था। तो बीओडी के 2 ही स्टेज बनते हैं, एक आपका फर्स्ट स्टेज बीओडी और दूसरा आपके पास सेकंड स्टेज बीओडी। क्लियर है। तो यहां पर हम सबसे पहले जो देखेंगे आपका वो बीओडी ऑफ स्टेजेस देखेंगे, ठीक है, या बोल सकते हैं बीओडी कर्व, ठीक है, बीओडी कर्व की बात यहां पर हम कर रहे हैं। और बीओडी कर्व में हम किसकी स्टडी करते हैं, आपके स्टेजेस की स्टडी करते हैं, स्टेजेस ऑफ बीओडी की बात करते हैं। और यहां पे जो स्टेजेस ऑफ बीओडी होता है आपके पास, वो क्या होता है सर, आपके पास 2 होते हैं। एक होता है सर फर्स्ट स्टेज बीओडी होता है आपके पास, और दूसरा होता है सेकंड स्टेज बीओडी होता है। क्लियर है, ये बात आप भी जानते हैं। अगर जब हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज बीओडी की, तो फर्स्ट स्टेज बीओडी को आप क्या बोलते हैं सर, इसको कार्बोनिशियस डिमांड बोलते हैं, यानी कि सी बीओडी डिमांड बोलते हैं। सी मतलब कार्बोनिशियस बीओडी डिमांड बोलते हैं। क्लियर है। अगर मैं बात करता हूं सर सेकंड डिमांड की, तो सेकंड डिमांड को आप नाइट्रीफाइड डिमांड भी बोलते हैं और आप नाइट्रोजीनियस डिमांड भी बोलते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं एनबीओडी डिमांड भी इसको बोला जा सकता है। क्लियर है। तो इसका अब हम यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, तो इसके जो एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू आएगी वो आपका टाइम आएगा, और जो वाई के रिस्पेक्ट में आएगा वो आपके पास यहाँ पर बीओडी आएगा। जो बीओडी होगा यहाँ पर वो आपके पास पीपीएम में भी हो सकता है, मिलीग्राम्स पर लीटर्स में भी हो सकता है। यहाँ पे जो आपके पास ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, यहाँ पर ये ग्राफ बनेगा आपके पास। क्लियर है। यानी कि अगर मैं बात करता हूं यहां पर टाइम की, तो पहले 5 डेज में एट ए टाइम 5 डेज और एट ए टाइम आपका स्टार्ट होगा 6 to 7 डेज, यानी कि मैं लिख रहा हूं T2 6 to 7 डेज, और एक आपका टाइम हो जाएगा यहाँ पे 20 डेज, और एक मैं टाइम ले लेता हूं आपका 30 डेज। यानी कि ये जो मेरे पास ग्राफ है ये आपके पास 1 मंथ का मैं यहाँ पर ग्राफ लेके चल रहा हूँ। तो अगर मैं बात करता हूँ आपके फर्स्ट स्टेज की, तो फर्स्ट स्टेज मान लेते हैं मेरे पास O है, ये मेरे पास सर आपका A हो जाएगा, और ये मेरे पास B हो जाएगा। जो आपके पास O से A है ये क्या है हमारे पास, दिस इज द फर्स्ट स्टेज बीओडी कर्व। ये क्या है, ये है सर आपके पास फर्स्ट स्टेज बीओडी। तो इसको मेंशन कीजिएगा कि जो यहां से यहां तक है सर ये क्या आपके पास फर्स्ट स्टेज बीओडी है। तो यहां पे लिख देते हैं हम फर्स्ट स्टेज बीओडी। और जो ये फर्स्ट स्टेज बीओडी होता है ये कौन सा बीओडी होता है, यहाँ पर आपका कार्बोनिशियस बीओडी डिमांड होता है। इसी को आप क्या बोलते हैं, कार्बोनिशियस बीओडी डिमांड बोलते हैं। क्लियर है। ये जो कार्बोनिशियस बीओडी डिमांड होता है इसी को आप क्या बोलते हैं, इसी को आप सी बीओडी डिमांड भी बोल सकते हैं। क्लियर है, जो मैंने आपको ऊपर बताया। क्लियर है। अगर बात करता हूं सेकंड डिमांड की, तो सेकंड डिमांड कौन सी होती है आपके पास, सेकंड डिमांड होती है हमारे पास नाइट्रोजीनियस डिमांड। तो ये आती है आपके पास, दैट इज नाइट्रोजीनियस डिमांड। तो इसको भी आप मार्क करके देखिएगा यहाँ पर, तो इसको भी मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये कौन सी डिमांड है सर मेरे पास, नाइट्रोजीनियस डिमांड। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नाइट्रोजीनियस डिमांड, नाइट्रोजीनियस डिमांड इसको बोला जाता है। क्लियर है। या इसको आप क्या बोल सकते हैं सर, एनबीओडी डिमांड भी इसको बोला जाता है। क्लियर है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अब जो हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज बीओडी को, जिसको आप कार्बोनिशियस बीओडी बोलते हैं, तो ये आपका इनिशियल स्टेज पे तो इसका जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है वो डिकम्पोज करने की कोशिश कर लेता है इनिशियल ही स्टेज पर। जब जैसे ही वो 5 मतलब एट ए टाइम 5 डेज तक पहुंचता है तो आपका कितना कार्बोनिशियस बीओडी कंज्यूम्ड हो जाता है, आपका 68%। कितना, 68% कार्बोनिशियस बीओडी आपका कंज्यूम्ड हो जाता है एट ए टाइम 5 डेज तक आते आते। क्लियर है। तो यहां पर कितना हो जाता है सर आपका 68% हो जाता है। बट अभी भी जो आपके पास नाइट्रोजीनियस डिमांड होता है वो अभी भी आपका क्या नहीं करना होता है,
कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है, सिर्फ आपका ओनली अभी आपका कार्बोनिशियस बीओडी ही आपका क्या होने की कोशिश करता है, कंज्यूम्ड होने की कोशिश करता है, यानी कि डीकंपोज्ड होने की कोशिश करता है। बट जैसे ही आपके एट ए टाइम 6 डे और 7 डेज पे आते हैं तो आपका जो नाइट्रोजीनियस डिमांड है वो भी क्या करना स्टार्ट कर देता है, वो भी आपका काम करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि उसका भी धीरे धीरे रिएक्शंस होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछेगा कि जो कार्बोनिशियस बीओडी डिमांड होता है वो कितने दिन पे अपना काम स्टार्ट करना शुरू कर देता है, आपको इनिशियल स्टेज से लेके और जैसे जैसे वो 5 डेज तक पहुंचता है तो आपका 80% ऑफ कार्बोनिशियस बीओडी डिकम्पोज्ड हो जाता है, और जैसे ही वो 6 to 7 डेज क्रॉस करता है तो आपका जो नाइट्रोजीनियस डिमांड होता है वो भी क्या करना शुरू हो जाता है, आपको अपने आप को डिकम्पोज करने की कोशिश करता है, बस उस रेट से नहीं करता कि जिस रेट से आपका कार्बोनिशियस बीओडी कर रहा होता है, क्योंकि जो आपका नाइट्रोजीनियस डिमांड होता है वो अभी भी क्या कर रहा होता है, आपका कार्बन के पार्टिकल्स को ब्रेक करने में लगा होता है। क्लियर है? तो यहां पे इसको मार्क कीजिएगा कि यहाँ पे एट ए टाइम 6 डेज पे 6 to 7 डेज पे आपका कौन सा डिमांड कंज्यूम होने की कोशिश करेगा, नाइट्रोजीनियस डिमांड। क्लियर है? बट एट ए टाइम 20 मतलब 20 दिन आते आते तक क्या हो जाता है, आपका 99% कार्बोनिशियस डिमांड क्या हो जाता है, पूरा पूरा डीकम्पोज्ड हो जाता है। कब तक? एट ए टाइम 20 डेज पर कितना, 99%। बट अभी भी आपका जो नाइट्रोजीनियस डिमांड हो रहा होता है वो क्या कर रहा होता है, वो आपके कार्बोनिशियस डिमांड के कार्बन को ही ब्रेक करने में लगा होता है डियर। क्लियर है? और उसके बाद जो टाइम रहता है आपके पास T20 और T30 के बीच में, तो आपका नाइट्रोजीनियस डिमांड क्या करने की कोशिश करता है, खुद को अपने आप डीकंपोज करने की कोशिश में लगा रहता है। अब ऐसा तो नहीं है कि जो आपके पास कार्बोनिशियस बीओडी होगा वो अपने आप डीकंपोज हो जाएगा, वो किसी ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंट में तो डीकंपोज्ड होगा। जी हाँ, तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रहते हैं, तो इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ, तो ये लिख सकते हैं हम, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ, ये किसकी प्रेजेंस में होता है सर आपके पास, ये होता है आपके पास हेटेरोट्रॉप माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हेटेरोट्रॉप्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंट में होता है। ठीक है, ठीक है। और जो हम बात करते हैं नाइट्रोजीनियस डिमांड, ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में होता है, ये होता है सर आपके ऑटोट्रॉप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, ऑटोट्रॉप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में होता है। क्लियर है? पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तभी मैं बता रहा हूं आपके पास। जो आपके पास ये हेटेरोट्रॉप माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जो अपना भोजन और एनर्जी है ये किससे लेते हैं, अपने ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं कि जो हेटेरोट्रॉप माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, टू गेन फूड एंड एनर्जी, फूड एंड एनर्जी किससे लेते हैं, एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं, OM बोले तो ऑर्गेनिक मैटर। बट जो आपका ऑटोट्रोप होता है ये अपना फूड एंड एनर्जी किससे लेते हैं, एनर्जी फ्रॉम किससे लेते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड से लेते हैं। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां पर आपके पास बीओडी कर्व का जो भी डिटेल्स थी वो आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर ली है, और जो भी आपको यहां पर ये भी पता लगा कि जो फर्स्ट स्टेज का जो कार्बोनिशियस बीओडी है वो किसकी प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है, वो आपके हेटेरोट्रॉप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में डिकम्पोज होने की कोशिश करता है। बट जो आपके पास नाइट्रोजीनियस डिमांड होता है वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है, वो होता है आपका ऑटोट्रॉप माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और यहाँ से ऑटोट्रॉप भी क्लियर हुआ है और आपका हेटेरोट्रॉप भी क्लियर हुआ है। जो ऑटोट्रॉप्स है वो आप ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन और एनर्जी किससे गेन करते हैं, आपके इनऑर्गेनिक मैटर और कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं। बट जो हेटेरोट्रॉप होते हैं वो कहां से लेते हैं, सर अपने ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। क्लियर है? तो ये स्टेप आपको क्लियर हो गया। तो यहां पे जो आपका इसका ग्राफ दिखाई दे रहा है कुछ, ये ग्राफ मेरे को कुछ इस तरह से नहीं दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है आपको ये ग्राफ, कुछ इस शेप की तरह दिखाई दे रहा है। यहां पे सर आपका ये टाइम है और यहां पे सर आपका ये बीओडी है। तो अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ तो मुझे इस तरह का ग्राफ कहाँ दिख रहा है,
आपके पास ये वाला दिख रहा है, तो ए इसका क्या हो गया है, राइट आंसर हो गया है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन के साथ साथ जो भी इसकी डिटेल्स थी यानी कि स्टेजेस ऑफ बीओडी था वो भी आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और यहाँ से एक रिलेशंस भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जो बीओडी 5 होता है वो आपका 68% ऑफ अल्टीमेट बीओडी होता है। तो मैं पूरा लिख देता हूँ, अल्टीमेट बीओडी होता है। अगर मैं बात करता हूँ बीओडी एट 10 डेज की, तो ये कितना होता है सर, आपका 90% ऑफ अल्टीमेट बीओडी होता है। अगर मैं बीओडी एट 20 डेज की बात करता हूं तो ये 99% ऑफ अल्टीमेट बीओडी होता है। क्लियर है। हालांकि ये चीज मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन करवा चुका हूं कि कैसे है। अगर क्वेश्चंस नेक्स्ट आया तो वहां पे भी मैं कोशिश करूंगा ये कि किस तरह से आपने इसको कैलकुलेट किया था डियर। क्लियर है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे देखिएगा। क्वेश्चंस आ गया है, द स्टैंडर्ड 5-day बीओडी एट 20 डिग्री सेल्सियस व्हेन कंपेयर टू अल्टीमेट बीओडी। कितना होता है आपके पास, सभी को पता है सर 68% होता है, यानी कि आपका 2/3 होता है। थोड़ा सा इसका अब हम कंसेप्ट भी यहां पर रीड कर लेते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या था आपके पास। इसका कंसेप्ट था, देखिएगा जो मेरे पास BOD 5 था उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां पर उसको Y5 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं एट ए 20 डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं बात कर रहा हूं BOD अल्टीमेट की तो उसको किससे रिप्रेजेंट करूंगा, मैं YU से रिप्रेजेंट करूंगा। क्लियर है। तो देखिएगा अगर मैं 5 डेज BOD की बात करता हूं एट ए 20 डिग्री सेल्सियस की, तो ये कितना होता है आपके पास, ये होता है सर अल्टीमेट BOD इज 1 माइनस बेस E की पावर माइनस KT। या फिर मैं ये तो मैंने बेस E पे किया, अगर मैं बेस 10 पे देखना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा सर, मेरे पास अल्टीमेट इज 1 माइनस 10 माइनस KD इंटू T हो जाएगा। क्लियर है। यहां से क्लियर हो गया आपके पास, यस। तो अगर हम बात करते हैं तो K क्या है सर हमारे पास, ये है आपके पास BOD कांस्टेंट है। और जो BOD कांस्टेंट होता है वो आपके पास कितना होता है, 0.23 पर डे होता है। ठीक है, पर डे होता है एट दी रेट 20 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अगर मैं बात करता हूं आपकी KD की, तो KD क्या है आपके पास, डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट, डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट है डियर। ठीक है। और जो ये डीऑक्सीजनेशन जो कांस्टेंट होता है ये कितना होता है, 0.1 होता है आपके पास पर डे एट दी रेट 20 डिग्री सेल्सियस पे होता है। क्लियर है। तो आज अगर आपको 5 दिन का स्टैंडर्ड BOD फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, 5 डेज एट ए 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू अल्टीमेट BOD इज, आप बेस पे भी देख सकते हो, आप इस पे बेस 10 पे भी देख सकते हो, मैं बेस 10 पे देख रहा हूं तो 10 की पावर माइनस KD इंटू T। ठीक है। तो यहां पे जब पुट करोगे आप तो Y अल्टीमेट इज इक्वल टू 1 माइनस 10 माइनस KD कितना है आपके पास, KD है सर 0.1 माइनस 0.1 इंटू टाइम, T कितना है सर मेरे पास 5, क्योंकि उसने 5 दिन के लिए बोला है तो आप यहाँ पे 5 पुट कीजिएगा। क्लियर है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू अल्टीमेट इज कितना जाएगा, 68%। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि BOD एट 5 डेज एट ए 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू अल्टीमेट BOD, यानी कि अल्टीमेट BOD इज 68%। या फिर मैं लिख सकता हूं इसको BOD 5 एट 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 2/3 बाय अल्टीमेट BOD, यानी कि 68% का मतलब क्या होता है, 2/3 ऑफ अल्टीमेट BOD। आज आपके पास 5 दिन का पूछा है, 10 दिन का पूछ लिया जाएगा तो आपको 90 याद रखना। जैसे मैंने अभी बताया था अगर हमारे पास 5 दिन का बोला तो 68% ऑफ अल्टीमेट BOD है। अगर आपके पास कितने का पूछा, BOD एट 10 डेज का पूछा तो 90% ऑफ अल्टीमेट BOD होगा आपके पास। और अगर आपके पास BOD एट 20 डेज का पूछा तो 99% ऑफ अल्टीमेट BOD होगा। क्लियर है। और अगर यही क्वेश्चंस आपको इस तरह से भी पूछा जाता है कि BOD 5 टू अल्टीमेट BOD का रेशो पूछ लिया जाए तो आप ये भी आप कर सकते हैं कि BOD 5 टू द अल्टीमेट BOD ये क्या हो जाएगा आपके पास, 68% हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर कि जो आपके पास BOD एट 10 डेज इज इक्वल टू अल्टीमेट BOD क्या हो जाएगा आपके पास, दैट इज 90% हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर BOD एट 20 डेज इज इक्वल टू BOD अल्टीमेट इज इक्वल टू 99% हो जाएगा।
क्लियर है? तो नो डाउट आपको किसी भी तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है, कोई भी टाइम दे सकता है। सिर्फ आप यहाँ पर टाइम की जगह जो भी वो टाइम देगा, 7 डेज दे सकता है, 15 डेज दे सकता है, 25 डेज दे सकता है। आप सिर्फ वैल्यू पुट कीजिएगा और आपको आंसर फाइनली मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे तो आपका आंसर है बी। क्लियर है? अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है आपके पास? वेरी गुड क्वेश्चंस है। थोड़ा सा ये जो आपके पास ये क्वेश्चंस है, बहुत सारे स्टूडेंट इस टॉपिक में कंफ्यूज रह जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चंस में क्या बोला है। क्वेश्चंस में बोला है कि पॉल्यूशन potential of domestic sewage generated in a town and its industrial sewage can be compared with reference to, कि जो आपके पास पॉल्यूशन पोटेंशियल होता है किसी भी डोमेस्टिक सीवेज का जो जनरेट होता है आपके किसी टाउन से या किसी इंडस्ट्रियल से, कैन बी कंपेयर्ड विद द रेफरेंस, उसको किसके साथ कंपेयर किया जाता है? क्या बीओडी वैल्यू के साथ या फिर पॉपुलेशन इक्विवेलेंट के साथ या देयर वैल्यू के साथ या रिलेटिव स्टेबिलिटी के साथ? देखिएगा बीओडी के साथ तो उसको हम कभी भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे और देयर वैल्यू ये कोई होता नहीं है। तो बचा क्या आपके पास? एक पॉपुलेशन इक्विवेलेंट बचा और एक आपके पास रिलेटिव डेंसिटी बचा। क्लियर है? तो अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन इक्विवेलेंट की, तो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट क्या होता है आपके पास? इसका यूज करते हैं हम एक्सप्रेस द स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज के लिए। देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट जो आपके पास क्या है, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका पीई भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो यूज है हम क्यों करते हैं? इसका यूज टू express the strength of सीवेज के लिए करते हैं। एक्सप्रेस द स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज के लिए करते हैं। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट अगर होता क्या सर, ये आपके पास पॉपुलेशन इक्विवेलेंट जिसको मैं पीई से रिप्रेजेंट करता हूं, ये होता है आपके पास टोटल बीओडी ऑफ इंडस्ट्रियल, टोटल बीओडी ऑफ इंडस्ट्रियल सीवेज, industrial sewage to the standard BOD, to the standard BOD of domestic, to the standard BOD, क्या बोलेंगे? standard BOD of the domestic sewage, of the domestic sewage। क्लियर है? और जो आपके पास स्टैंडर्ड बीओडी ऑफ द डोमेस्टिक सीवेज होता है वो क्या होता है? स्टैंडर्ड BOD of the domestic sewage, of the domestic sewage। क्लियर है? तो ये कितना होता है आपके पास? ये होता है 80 ग्राम पर कैपिटा पर डे होता है। ठीक है, कितना होता है आपके पास? 80 ग्राम पर कैपिटा पर डे होता है। अगर आप इसको केजी में कन्वर्ट करना चाहो तो केजी में कितना हो जाएगा ये सर? आपके पास 0.08 केजी पर कैपिटा पर डे होता है। क्लियर है? तो यहां पर अगर बात की जाए आपके कि किसी भी पॉल्यूशन पोटेंशियल हो, चाहे वो डोमेस्टिक का हो, चाहे आपके किसी टाउन का हो या इंडस्ट्रियल सीवेज का हो, उसको हम कंपेयर किसके साथ करेंगे? अपने पॉपुलेशन इक्विवेलेंट के साथ करेंगे। क्लियर है? यानी कि पॉपुलेशन इक्विवेलेंट्स में आप क्या निकलेगा कि सपोज कीजिएगा कि किसी इंडस्ट्रियल का जो भी आपका सीवेज आ रहा है उसके लिए टोटल ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है 800 केजी पर डे, यानी कि वहां पे 80 केजी ऑक्सीजन आपको पर दिन रिक्वायर्ड होगा। बट अगर मैं उसको डिवाइड कर दूंगा उसके एवरेज से, यानी कि एवरेज डोमेस्टिक सीवेज कंजप्शन से, तो मुझे क्या मिल जाएगा? वहां पर नंबर ऑफ पर्संस मिल जाएंगे। क्लियर है? यानी कि वो तो मेरा आपके पास जो ऑक्सीजन का लेवल था कि 800 केजी पर डे है, तो पूरी वहां पे जितनी भी मशीनें लगी होगी, जितना वहां पे वर्क हो रहा होगा, उसके कंपैरिजन में मुझे उतना मतलब 800 केजी पर डे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड चाहिए था। बट अगर मैं एक पर्सन के लिए निकालना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस 800 केजी पर डे को डिवाइड करना पड़ेगा अपने किससे? अपने स्टैंडर्ड बीओडी
से, और स्टैंडर्ड बीओडी कितना है आपका 80 ग्राम पर कैपिटा पर डे है। कभी कभी ये कई बुकों में आपके पास 75 से 80 के बीच में भी लिखा होता है। क्लियर है? तो जो स्टैंडर्ड है आपके कोड में वो है 80 ग्राम्स पर कैपिटा पर डे है। क्लियर है? तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। तो उसी को क्या बोलेंगे हम? पॉपुलेशन इक्विवेलेंट बोलेंगे। क्लियर है? दूसरी टर्म आती है रिलेटिव स्टेबिलिटी। रिलेटिव स्टेबिलिटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब हम रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करते हैं यानी कि एस, तो इसको भी देख लेते हैं। रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं यहां पर। तो ये क्या होता है आपके पास? ये होता है आपके पास बीओडी एट एनी टाइम टी, बीओडी टी एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? अल्टीमेट बीओडी हो जाएगा। बीओडी एट एनी टाइम टी मतलब मैं 5 डेज का अगर बीओडी कैलकुलेट करना चाहूं तो मेरे पास क्या होता है? अल्टीमेट बीओडी इज 1 माइनस बेस ई की पावर माइनस के टी डिवाइडेड बाय अल्टीमेट बीओडी। तो मैं यहां से ये चीज कैंसिल कर दूं। क्लियर है? तो मेरे पास क्या बच जाएगा? 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी बच जाएगा। क्लियर है? तो बिल्कुल सही आ जाएगा। तो एस क्या आ जाएगा आपके पास? इज 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी आ जाएगा। क्लियर है? सिर्फ यहां पे डिफरेंस कितना है? यहां पर सिर्फ इसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। जब आप रिलेटिव स्टेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो इसको आप 100 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे के की वैल्यू पुटअप कर दो। के की वैल्यू मैंने आपको प्रीवियस में भी बताई थी। के की वैल्यू आपके पास कितनी थी? यहां पर देखिएगा के की वैल्यू थी 0.23 पर डे। तो आप पुट कीजिएगा। तो जब हम पुट करेंगे इज 100 बाहर ले लेता हूं मैं यहां पर, तो ये जो 100 आ जाएगा इज 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.23 इंटू टाइम। टाइम आप किसी भी आप 20 डिग्री सेल्सियस पे ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो आप, वो देखिएगा टाइम आपका डेज में ही रहने वाला है। तो यहां से आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इज द 100 इज 1 माइनस ये कुछ आएगा आपके पास 0.793 आ जाएगा आपके पास, कुछ इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि जब आपके पास क्या है? बेस ई की पावर 0.23 है एट टी टाइम एट ए 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपके पास ये रिलेशंस आ जाएगा। अब कोई भी टाइम्स अगर आपको दे दिया जाएगा तो आप वो टाइम यहां पे पुट करोगे और आपके पास क्या आ जाएगी? एक तरह से रिलेटिव स्टेबिलिटी आ जाएगी। यानी कि ये भी इस तरह से रिलेशंस यहां पे फाइंड आउट होता है जैसे आपने यहां पर कैलकुलेट किया है। क्लियर है? तो इस तरह से हमने इसको भी देख लिया है आपकी रिलेटिव स्टेबिलिटी को। क्लियर है? अब यहां पर बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द एप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ वाटर इन सीवेज। आपको बताना है कि सीवेज के अंदर आपका कितना वाटर होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हमें बात करता हूं यहां पर सीवेज की, तो सीवेज में क्या होता है सर? सीवेज में आपके पास 99% आपका लिक्विड होता है। क्या होता है? 99% लिक्विड होता है, बट यहां पर 0.1% सॉलिड होता है। क्या होता है? 0.1 सॉलिड होता है। और इस सॉलिड में भी क्या होता है आपके पास? इस सॉलिड में भी आपके पास कुछ ऑर्गेनिक होता है और कुछ आपके पास इनऑर्गेनिक होता है। ठीक है? ये तो आप सभी जानते हैं कि कुछ ऑर्गेनिक होता है और कुछ इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक आपके पास 45% होता है, जबकि इनऑर्गेनिक हमारे पास कितना होता है? 55% होता है। ऑर्गेनिक के अंदर कौन कौन आते हैं? ऑर्गेनिक के अंदर आते हैं जैसे सेलुलोज हो गया आपके पास, स्टार्च हो गया आपके पास, फाइबर हो गया। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं इसके। एग्जाम्पल हो गया आपके पास सेलुलोज हो गया आपके पास, स्टार्च हो गया आपके पास, ठीक है, आपके पास फाइबर हो गया आपके पास, ठीक है, आपके पास ऑयल हो गया आपके पास, एसिडिक हो गया आपके पास। ये सब किसके एग्जाम्पल है? आपके ऑर्गेनिक के हैं। ठीक है? और ऑयल भी हो गया, ग्रीस हो गया आपके पास, एंड और आपके पास लिख देता हूं मैं एनिमल वेस्ट, एनिमल वेस्ट हो गया आपके पास। ये सब किसके एग्जाम्पल है? आपके ऑर्गेनिक के हैं। अगर मैं इनऑर्गेनिक के एग्जाम्पल बताना चाहूं तो इनऑर्गेनिक में कौन कौन से आ गए सर आपके एग्जाम्पल? इसके एग्जाम्पल आगे जैसे आपका मिनरल्स हो गए हैं, ठीक है, मिनरल्स के अलावा आपके साल्ट हो गए हैं, साल्ट के अलावा आपका सैंड हो गया है, सैंड के अलावा आपका सिल्ट हो गया है, सिल्ट के अलावा आपका ग्रिट हो गया है, ग्रिट के अलावा आपका ग्रेवल हो गया है, ठीक है, एक्सेट्रा। ये किसके एग्जाम्पल है? आपके इनऑर्गेनिक के हैं। अब आपके काम के कौन से हैं जो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपके वेस्ट वाटर के अंदर? वो आपके ऑर्गेनिक होते हैं। क्लियर है? ऑर्गेनिक भी दो टाइप्स के होते हैं। सर ऑर्गेनिक कितने टाइप्स के होते हैं? यहाँ पर दो टाइप के ऑर्गेनिक होते हैं। एक बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक होते हैं, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक होते हैं, और दूसरा आपके पास नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक होते हैं।
नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास बायोडिग्रेडेबल होते हैं ये कैसे होते हैं, जो आपके ऐसे बैक्टीरिया है जो इजिली क्या हो जाते हैं, आपके स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं। बट नॉन बायोडिग ऑर्गेनिक मैटर आपके पास ऐसे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो इजिली स्टेबलाइज्ड नहीं होते हैं। क्लियर है? तो यहां पर ये चीज ध्यान रखना है कि आपके काम की ये है। अब हम बात करते हैं, देखिए एक बार फिर से बता देता हूं कि सीवेज में क्या होता है, 99% लिक्विड होता है सर, 0.1 सॉलिड होता है। 0.1 सॉलिड में भी 45% यानी कि 0.1 का 45% ऑर्गेनिक का है, जबकि 55% इनऑर्गेनिक का है। ऑर्गेनिक का एग्जांपल सेलुलोज, स्टार्च, फाइबर, ऑयल, एसिड, ग्रीस, एनिमल वेस्ट आते हैं। क्लियर है? ऑर्गेनिक दो टाइप के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्लियर है? इनऑर्गेनिक के एग्जांपल होते हैं जैसे मिनरल हो गया, साल्ट हो गया, आपके पास सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, ग्रीट हो गया, ग्रेवल हो गया, एक्सेट्रा। और ये उतने हानिकारक नहीं होते जितने आपके पास ऑर्गेनिक होते हैं। आपका जो मेन वर्क होता है इन ऑर्गेनिक वेस्ट के ऊपर रहता है। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं कि मान लेते हैं आप किसी सीवेज को एस्टिमेट कर रहे हो, ठीक है, आप मान लेते हैं 1000 kg का सीवेज क्या कर रहे हैं, आप एस्टिमेट कर रहे हैं, तो आप क्या बता सकते हैं कि यहाँ पे जो कितना सॉलिड वेस्ट होगा आपके पास, तो यहाँ पे जो आपका सॉलिड होगा, जो क्या होगा आपके पास, टोटल सॉलिड होगा। और टोटल सॉलिड कितना होगा आपके पास यहाँ पे, ये भी 0.45। अब आप बोलोगे सर होना तो 1 kg चाहिए था, नहीं, अगर 1 kg का आप सीवेज एस्टिमेट कर रहे हो तो वहाँ पे टोटल सॉलिड कितना होगा, 0.45 होगा। अब इस 0.45 में भी ये कौन सा सॉलिड है आपके पास, ये ऑर्गेनिक सॉलिड होता है। कौन सा सॉलिड होता है सर मेरे पास, ये ऑर्गेनिक होता है। ठीक है, अब ये भी आपके पास 3 टाइप्स के होते हैं। अब 3 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, इसमें से एक सस्पेंडेड सॉलिड हो सकता है आपके पास, एक सस्पेंडेड सॉलिड होता है, ठीक है। दूसरा आपके पास डिसॉल्व सॉलिड होता है, डिसॉल्व सॉलिड होता है आपके पास। और तीसरा कौन सा होता है आपके पास सर, तीसरा होता है आपके पास सेटलेबल सॉलिड, सेटलेबल सॉलिड होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब जो सस्पेंडेड सॉलिड होता है वो आपके टोटल सॉलिड के ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है आपके पास, 55% होता है। डिसॉल्व सॉलिड आपके पास 25% होता है। सेटलेबल सॉलिड भी आपके पास 25% होता है। क्लियर है? अगर मैं इस 0.45 का 55% फाइंड आउट करना चाहूं तो मेरे पास कितना आएगा, तो ये आ जाएगा सर 0.225 kg आएगा। ठीक है, अगर 25% निकालना चाहूं तो 0.012 kg आ जाएगा, तो इसको निकालना चाहूं तो 0.12 kg आएगा। ये ऐसा नहीं कि डाटा मैंने खुद से बनाया है, ये डाटा आपका प्रैक्टिकली किया गया है, तभी आपको ये चीजें निकल के आई है। क्लियर है? जब बहुत सारा इसके ऊपर सर्च किया गया है, सर्च करने पे आपको ये मिला है कि जब हम 1 kg का सीवेज को क्या करते हैं, आपको एस्टिमेट करते हैं, तो उसके अंदर 0.45 kg का क्या आता है आपके पास, सॉलिड वेस्ट आता है। और सॉलिड वेस्ट भी कौन सा, ऑर्गेनिक आता है, जिसमें सस्पेंडेड 55% रहता है, डिसॉल्व 25% रहता है और सेटलेबल भी आपका 25% रहता है। क्लियर है? तो यहाँ पे तो जो क्वेश्चंस पूछा था सिर्फ उसने परसेंटेज पूछी थी आपके वाटर की, तो वाटर कितना रहता है आपके पास, 90 भी नहीं रहता, 90 नहीं, ये भी नहीं, तो ये भी नहीं, तो आज का आंसर क्या हो गया आपके पास, डी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? अब यहां पर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस तरह का क्वेश्चंस जब करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो आपसे बीओडी की कंसल्टेशन पूछ सकता है। इस क्वेश्चंस में ध्यान रखना वो आपके पास क्या क्या पूछ सकता है, उन सभी चीजों को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये क्या बोल रहा है कि एक स्ट्रीम है जिसका फ्लो कितना है, 20 क्यूमेक्स है। 20 क्यूमेक्स का मतलब है 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, जिसकी बीओडी कंसंट्रेशन कितनी है, 10 मिलीग्राम्स पर लीटर है। क्लियर है? तो बना लेते हैं हम अपना यहाँ पर क्या बना लेते हैं, एक स्ट्रीम बना लेते हैं। तो ये मेरे पास एक स्ट्रीम है, ठीक है, ये स्ट्रीम जा रही है यहाँ से कुछ, ठीक है, और इस स्ट्रीम का मेरे पास आज क्या दे दिया है, डिस्चार्ज दे दिया है, यानी कि डिस्चार्ज दे दिया है कितना सर, 20 क्यूमेक्स। 20 क्यूमेक्स का मतलब 20 मीटर क्यूब पर सेकंड दे दिया। इसका बीओडी कंसंट्रेशन दे दिया है किसका, स्ट्रीम का, तो एस ले लेता हूं मैं। कितना दे दिया है सर आपके पास, 10 दे दिया है, 10 मिलीग्राम्स पर लीटर है। और क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि रिसीव द इंडस्ट्रियल वेस्ट। और कोई थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे कोई सिटी एरिया होगा या इंडस्ट्रियल एरिया होगा, उस इंडस्ट्रियल एरिया का वेस्टेज भी क्या कर रहा होगा, यहाँ पर मीट कर रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो वो देखिएगा कितना होगा, वो भी हमें देखना होगा। और ये जो आपके पास स्ट्रीम होगा ये कंटिन्यूअसली क्या जा रहा होगा, आगे अपना डाउन स्ट्रीम की तरफ मूव कर रहा होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से।
तो यहां पे देखिएगा जो आपके पास क्या था, जो इंडस्ट्रियल से जो आपका वेस्ट आ रहा था उसका फ्लो कितना था, यानी कि इंडस्ट्रियल का वेस्ट मतलब QI आपके पास 1.5 मीटर क्यूब पर सेकंड था। और इसका अगर BOD कंसंट्रेशन देखते हैं इंडस्ट्रियल की, तो ऑब्वियसली बात है इंडस्ट्रियल की BOD कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आपके स्ट्रीम के। तो कितनी दे दी है, 250 मिलीग्राम्स पर लीटर दे दी गई है। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है व्हाट इज द BOD कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रीम एट ए डाउनस्ट्रीम पॉइंट एट मीटिंग ऑफ द स्ट्रीम। अब देखिएगा यहां से तो आपका कौन सा फ्लो आ रहा है, यहां से तो आ रहा है आपका इंडस्ट्रियल का, और यहां से कौन सा फ्लो जा रहा है आपका, यहां से जा रहा है आपका सीवेज का, सॉरी स्ट्रीम का पानी जा रहा है। तो ये एक पॉइंट पे आकर क्या हो रहे हैं, यहां पर एक मर्ज हो रहे हैं, ठीक है, इकट्ठे हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। तो आपको बताना है कि इस जो ये डाउनस्ट्रीम साइड है, इस डाउनस्ट्रीम साइड पे इसकी BOD कंसंट्रेशन यहां पे कितनी होगी, यानी कि यहां पे आके क्या हो गया, ये मिक्स हो गया। तो आपको यहां पे जो कंसंट्रेशन मिलने वाली है वो BOD मिक्स मिलने वाला है। अब देखिएगा आज तो आपके पास BOD दे दिया है, अब यहां पे आपके पास ये इस स्ट्रीम का pH भी दे सकता था, स्ट्रीम का क्या क्या दे सकते थे आपके पास, देखिएगा स्ट्रीम का pH भी दे सकता था वो आपके पास, फिर उसकी कंसंट्रेशन भी दे सकता था, और फिर वो आपके पास BOD की कंसंट्रेशन भी दे सकता था, उसका फ्लो रेट भी दे सकता था आपके पास, ठीक है, कुछ भी दे सकता है आपके। बस आपने क्या करना है, उसका आपने मिक्स कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है। जब आप उसका मिक्स कंसंट्रेशन फाइंड आउट करोगे तो BOD मिक्स क्या होगा आपके पास, तो देखिएगा तो BOD मिक्स होगा आपके पास स्ट्रीम का डिस्चार्ज QS इनटू BOD ऑफ स्ट्रीम, तो BOD ऑफ स्ट्रीम प्लस इंडस्ट्रियल का डिस्चार्ज इनटू कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिवाइडेड बाय ऐड कर देना आपने किसका, स्ट्रीम का डिस्चार्ज प्लस आपके इंडस्ट्रियल का डिस्चार्ज। तो यहां से जब देखेंगे स्ट्रीम का डिस्चार्ज कितना था आपके पास 20 था, BOD कितना था स्ट्रीम का सर 10 था, प्लस इंडस्ट्रियल का कितना था डिस्चार्ज 1.5 था, BOD कितना था 250 था, क्लियर है, डिवाइडेड बाय स्ट्रीम का BOD कितना था आपके पास स्ट्रीम का डिस्चार्ज कितना था 20 था, प्लस डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल कितना था आपके पास, वो था 1.5 था। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, ये आपके पास 375, तो कितना हो जाएगा 575 डिवाइडेड बाय करोगे तो आप कितना आ जाएगा 21.5, तो यहां से करेंगे हम 26.74 ppm आ जाएगा, यानी कि ppm का मतलब क्या हो जाएगा 26.74 मिलीग्राम्स पर लीटर आ गया। तो देखिएगा ऑप्शंस में 2.67 13 भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, इसका आंसर क्या आ गया आपके पास 26.75, क्लियर है। अब जैसे जैसे अब यहाँ पे तो BOD का कंसंट्रेशन दिया हुआ था, हो सकता था वो आपके DO का लेवल भी दे सकता है, कि मान लेते हैं कि इस स्ट्रीम का जो आपके पास फ्लो रेट दिया गया है, अगर वो आपका DO भी बोल देता कि DO ऑफ स्ट्रीम दे दिया आपके पास, मान लेते इनिशियल DO था आपके पास 10, तो कुछ ना कुछ आपका इसका DO भी आपके पास दिया गया होगा, ठीक है। तो उस कंडीशंस में आप क्या निकालते हैं, उसका DO मिक्स फाइंड आउट करते हैं, क्लियर है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारी कंसेप्ट है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे, क्लियर है। तो आइए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हालांकि इस तरह का क्वेश्चंस हमने प्रीवियस पार्ट्स में भी कवर किया है, अगर आपने मेरा प्रीवियस पार्ट बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस भी आपको काफी हेल्प करेगा डियर, क्लियर है। क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है आपसे, क्वेश्चंस में पूछा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मिनिमम लिमिट ऑफ द डिसॉल्व ऑक्सीजन दैट मस्ट बी इन द वाटर फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। क्वेश्चंस में क्या बोला गया है कि इनमें से मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपका कितना रिक्वायर्ड होगा, कब, जब आपके पास वहां पे सर्वाइव कर रहा है एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ का मतलब क्या होता है, पानी में रहने वाले जीव जंतु, क्लियर है। तो यहाँ पे जो आपके पास मिनिमम DO जो रहता है वो कितना रहता है, ये आप सभी जानते हैं, यानी कि सर मिनिमम DO जो रहता है वो आपके पास 4 ppm रहता है, ताकि क्या कर सके आपका वहां पे एक्वेटिक जो लाइफ है वो क्या कर सके सर, सर्वाइवल कर सके, ठीक है। कुछ यही बताया था हमने, बिल्कुल सही। और ये जो वैल्यू है ये शुड नॉट बी लेस देन 3 ppm, आपके 3 ppm से कम नहीं होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू आपके पास लेस देन 3 ppm हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके जो फिश है जो पानी में रहती है वो क्या हो जाएगी, आपकी डाई हो जाएगी,
मर जाएगी। क्लियर है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो आपके पास सैचुरेशन ऑफ डीओ रहना चाहिए वो कितना रहना चाहिए, सैचुरेशन ऑफ डीओ। सैचुरेशन ऑफ डीओ का मतलब क्या है यहाँ पर, मैक्सिमम डीओ, कि जो मैक्सिमम डीओ का लेवल होना चाहिए वो आपके पास कितना रहना चाहिए, 9.2 रहना चाहिए। कितना, 9.2 ppm रहना चाहिए एट ए 20 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर है। तो ये चीजें थी जो आपको मैंने बताई थी। क्या सर आपके पास डीओ का लेवल अगर हाइयर हुआ तो क्या वो आपके लिए लाभदायक है या हानिकारक है? अगर आपका डीओ का लेवल इससे ज्यादा हो गया है तो आपके लिए क्या है, वो थोड़ा सा नुकसानदायी है। क्लियर है। इफ डीओ वैल्यू, अगर हमारे पास डीओ वैल्यू इज नॉट हायर नहीं होनी चाहिए, इज नॉट हायर, ठीक है। क्यों नहीं होनी चाहिए कि इफ अगर हमारे पास डीओ वैल्यू क्या हो गई है, आपके पास राइज हो गई है, ज्यादा हो गई है, मोर हो गई है, तो आपके पास ड्यू टू द कॉज ऑफ कोरोजन इन पाइप क्या हो जाएगा, आपके पास कोरोजन इन पाइप हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है। उसके बाद जो इसका काम का है वो आपका इसका डिवाइस काम का है। जो हम बात करते हैं जो डीओ को मेजर किया जाता है उसके लिए कौन सा डिवाइस या कौन से मेथड से करते हैं, डीओ इज मेजर्ड बाय विंकलर्स मेथड। कौन सा मेथड रहता है, विंकलर्स मेथड रहता है। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हैं, अपना डीओ का लेवल बता सकते हैं। अगर वहां पे ऑक्सीजन आपका क्या हुआ, प्रेजेंट हुआ, तो वहां पे किस तरह का प्रेसिपिटेट बनेगा, आपके पास ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा। कैसा प्रेसिपिटेट बनेगा, ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ठीक है, अगर वहां पे सर ऑक्सीजन एब्सेंट हुआ तो किस तरह का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, वहां पर आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। क्लियर है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शंस 1 तो नहीं हो सकता है, 10 भी नहीं हो सकता है, 40 भी नहीं हो सकता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। हालांकि जो पॉइंट्स है मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं, फिर से दोबारा से रिपीट कर रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। क्लियर है। एक और बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। कौन सी ऑक्सीजन डिमांड बात कर रहा है, THOD की बात कर रहा है, जो किसमें है, मिलीग्राम्स पर लीटर में है, ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशंस ऑफ कंसंट्रेशंस 500 मिलीग्राम्स पर लीटर। कि जब हमारे पास ग्लूकोज का कंसंट्रेशन 500 मिलीग्राम्स पर लीटर दे दिया गया है तो उसके लिए हमें कितना थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड रिक्वायर्ड होता है। जो आपके पास ये थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, इट इज अ टाइप ऑफ डिमांड भी बोल सकते हैं या इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है। जो क्या होता है, ये प्रैक्टिकली ये वैल्यूज एप्लीकेबल नहीं होती है, इट इज द थियोरेटिकल अप्रोच। किस तरह की अप्रोच होती है आपके पास, ओनली थियोरेटिकल अप्रोच होती है। तो यहां पर जब ये ग्लूकोज के साथ करेंगे, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6 होता है, H12 होता है, O6 होता है, प्लस आपके पास 6O2O। यहाँ पे इसको 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, गिव्स राइज 6H2O, 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होता है या H2O वाटर्स रिक्वायर्ड होता है, प्लस आपके पास 6CO2 रिक्वायर्ड होता है। क्लियर है। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तो ये क्या आपके पास सर, ये ग्लूकोज है। तो मैं कह सकता हूं कि 1 मोल आपके पास किसका दे दिया गया है, यहाँ पे ग्लूकोज का दे दिया गया है। 1 मोल आपके पास ग्लूकोज का है, तो 6 मोल्स आपके पास किसके हैं, यहाँ पे 6 मोल्स आपके पास कार्बन ऑक्सीजन के हैं। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पे हम बात करते हैं तो 6 मोल्स आपके पास किसके हैं, 6 मोल्स हम हाइड्रोजन के भी बोल सकते हैं और 6 मोल्स आप वाटर के भी बोल सकते हैं। बट अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर गैस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के हैं, तो 6 मोल्स ही आपके पास यहाँ पर मैं हाइड्रोजन बोल देता हूँ। और यहाँ पे हम बताओगे तो 6 मोल्स आपके पास किसके हैं, 6 मोल्स आपके पास कार्बन के हैं। ठीक है, 6 मोल किसके हैं सर, कार्बन के हैं, जो मैं C से रिप्रेजेंट करता हूं। क्लियर है। अब हमें इनका क्या देखना है, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं किसका मॉलिक्यूलर वेट देखूंगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट देखूंगा। तो ग्लूकोज कितना होता है आपके पास, कार्बन के मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 12 होता है। कितने हैं सर, 6 है, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 है। कितने हैं सर, 12 है। पर ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। कितने हैं, 6। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, 180 आ जाएगा। क्लियर है। किसका, ये मॉलिक्यूलर वेट आपके ग्लूकोज का है।
किसका है सर? ग्लूकोज का है। उसी तरह से मॉलिक्यूलर वेट हम किसका निकालना चाहेंगे? ऑक्सीजन का निकालना चाहिए। ऑक्सीजन का कितना है? 16 है। कितना है सर? 2 है, तो कितना आ गया? 32 ग्राम आ गया है। ठीक है, मैं ग्राम्स में कन्वर्ट करना हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इज ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या फिर ग्राम एटॉमिक वेट के बराबर होता है, तो हमने वही किया है। अब हम हाइड्रोजन का देखना चाहेंगे, तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है आपके पास वो कितना होता है? आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ 2 है, तो 1 × 2, तो आपके पास कितना आ जाएगा सर? 2 ग्राम्स आ गया है। उसी तरह से कार्बन का देखना चाहेंगे मॉलिक्यूलर वेट। देखिएगा, जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हम एटॉमिक वेट बोलते हैं। मैंने मॉलिक्यूलर वेट लिखा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके पास यहाँ पे तो एक मॉलिक्यूलर वेट ही आएगा क्योंकि कंपाउंड्स की फॉर्म में है, और बाकी जो सारे वो आपके पास एलिमेंट है, तो उसके दरमियान हम एटॉमिक वेट बोल सकते हैं। बट कोई बात नहीं, आप मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हैं। कार्बन का कितना है सर? आपके पास सिर्फ कार्बन का 12 है, तो 12 ग्राम आ गया आपके पास। क्लियर है? तो यहां से हमने क्या देखा है सर? सबके मॉलिक्यूलर वेट देखे हैं। तो क्या आपको यहां से जो रिलेशन दिखा है कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के लिए कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है? तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए कितने मोल्स रिक्वायर्ड है सर? 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। तो यहां पर लिखेंगे नोट डाउन में कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज मींस C6H12O6 के लिए आपको कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है सर? 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। मोल का कंसेप्ट आप किस में कन्वर्ट कीजिएगा? उसके मॉलिक्यूलर वेट से। तो मॉलिक्यूलर 1 मोल का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 180 ग्राम। तो 180 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा आपके पास? 6 × मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 32 है, तो इतना आ गया है, यानी कि 180 ग्राम। तो आपको किसके लिए निकालना है सर? 1 ग्राम्स के लिए निकालना है। तो 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के लिए कितना हुआ सर? 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के लिए हो जाएगा आपके पास, दैट इज ये हो जाएगा 6 × 32 डिवाइडेड बाय 180। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 192/180 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। यानी कि 1 ग्राम ग्लूकोज के लिए आपको कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है? 192/180 रिक्वायर्ड है। क्लियर है? और आपको निकालना कितना है? 500 ग्राम के लिए। तो 500 ग्राम के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? यानी कि मिलीग्राम्स के लिए बोल दो, कोई बात नहीं। तो मिलीग्राम्स पर लीटर्स के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा आपके पास? यह भी ग्राम है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा आपका। 192 ग्राम 190 तो 100 आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 192/180 × 500 आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 533.33 मिलीग्राम्स पर लीटर आ जाएगा। क्लियर है? तो 1 ग्राम ग्लूकोज के लिए कितना रिक्वायर्ड है आपके पास? 192/180, इतना आपको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। आज तो उसने ऑक्सीजन पूछा था जो हमें मिल गया है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो आपसे कार्बन पूछ रहे हैं कि कितना कार्बन आपको रिक्वायर्ड होगा। तो देखिएगा कि 1 मोल्स के लिए 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के लिए कितना आपके पास? 6 मोल्स ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड है। तो देखिएगा यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 180 है आपके पास, 180 ग्राम है, और तो आपके पास 6 मोल ऑफ कार्बन का कितना हुआ? 6 × कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना आया था आपके पास? 12 ग्राम आया था। तो यहाँ से 12 ग्राम आ जाएगा। तो 1 ग्राम्स के लिए जब मैं फाइंड आउट करूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 6/12/180 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ग्राम्स के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? 6 × 12 डिवाइडेड बाय 12 6 72, तो 72/180 है। तो अगर आपको इसी के लिए निकालना हो कि 500 के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, तो आप निकाल सकते हैं 500 मिलीग्राम्स पर लीटर्स के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? तो दैट इज 72/180 × 500 मिलीग्राम्स पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन इज, सॉरी कार्बन इज रिक्वायर्ड। ठीक है? तो इसको भी हम थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो 72/180 क्लियर है? तो आपके पास 0.4 आ गया है। 0.4 × 500 तो कितना आ रहा है आपके पास? 200, दैट इज 200 मिलीग्राम्स पर लीटर
ऑफ कार्बन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो 500 मिलीग्राम पर लीटर के लिए आपको कितना कार्बन रिक्वायर्ड है? 200 मिलीग्राम पर लीटर का कार्बन रिक्वायर्ड है। कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है? 533.33 मिलीग्राम का आपको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो आप निकाल सकते हैं हाइड्रोजन भी। तो हाइड्रोजन सिंपल है, यहाँ पे 6 मोल है आपके पास, 6 × 2 12/180 × 500 कर दीजिएगा। तो ये कीजिएगा आप 12/180 × 500, तो आपको कितना है? 33, मतलब 33 हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड। कितना हाइड्रोजन है रिक्वायर्ड है? आप पूरा भी निकालो, कितना वाटर उसको रिक्वायर्ड है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है। कुछ नहीं करना है आपको उनके मॉलिक्यूलर वेट पता होने चाहिए, और उनके मॉलिक्यूलर वेट पता है तो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, या तो आपसे पूछा जाएगा कि कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, या पूछा जाएगा कितना कार्बन आपको रिक्वायर्ड है। क्लियर है? तो यहां पर आपको 533.33 मिलीग्राम पर लीटर का आपको क्या रिक्वायर्ड चाहिए? वहां पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड चाहिए। क्लियर है? मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? द कलर ऑफ स्टेल एंड सेप्टिक सीवेज, कि जो आपका स्टेल और सेप्टिक सीवेज होता है उसका कलर कैसा होता है? उसका कलर आपके पास हमेशा डार्क होता है। कैसे होता है? डार्क होता है। तो आपको यहां पे लिख सकते हैं कि जो भी आपके पास स्टेल एंड सेप्टिक सीवेज होता है, सेप्टिक सीवेज होता है, उसका जो कलर होता है आपके पास, उसका जो कलर होता है वो आपके पास क्या होता है सर? ब्लैक होता है और डार्क ब्राउन होता है। ब्लैक और डार्क ब्राउन होता है। क्लियर है? बट अगर हम बात करते हैं किसकी? आपके कलर ऑफ फ्रेश सीवेज की, कलर ऑफ फ्रेश सीवेज की। तो कलर ऑफ फ्रेश सीवेज क्या होता है आपके पास? ये देखिएगा, जो कलर ऑफ फ्रेश सीवेज होता है वो आपका ग्रे कलर का होता है। कलर कैसा होता है सर उसका कलर आपके पास ग्रे होता है। क्लियर है? तो आज क्या पूछा था उसने? स्टेल एंड सेप्टिक पूछा था। जो स्टेल एंड सेप्टिक का येलो तो नहीं होता है, ग्रे आपके पास किसका होता है? फ्रेश का होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपके पास? सी इसका राइट आंसर हो गया। अब एक और क्वेश्चन, जो आपके पास सेप्टिक सीवेज होता है वो किस नेचर का होता है सर? वो आपके पास वो एसिडिक नेचर का होता है। ये भी ध्यान दीजिएगा। कैसे होता है सर? हमारे पास एसिडिक नेचर का होता है। और जो आपके पास फ्रेश सीवेज होता है वो आपके पास कैसा होता है? एल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है, और जब ये एसिडिक नेचर का होता है तो इसका जो पीएच होगा वो क्या होगा आपके पास? लेस देन 7 होगा। और जो अगर एल्काइन होगा तो जो इसका पीएच होगा वो मोर देन 7 होगा। यानी कि अगर मैं एवरेज पीएच की बात करता हूं इसकी, तो एवरेज पीएच कितना होता है इसका? 4.5 से 6.5 के बीच में होता है। अगर मैं इसके एवरेज की बात करता हूं, एवरेज पीएच की बात करता हूं, तो इसका कितना होता है? 7.5 से 9.5 के मध्य होता है। देखिएगा कैसे क्वेश्चंस आपके क्लियर होते हैं। अगर आपने चीजों को अच्छी तरह से पढ़ा होगा ना, तो अभी आप इस तरह के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। क्लियर है? तो क्वेश्चंस कैसे भी घुमा सकता है। जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ वही बोले हैं कि जो आपका फ्रेश सीवेज होता है उसका पीएच कितना होता है, या आपके सेप्टिक सीवेज होता है। वो आपको चेंज भी कर सकता है कि जो स्टेल एंड सेप्टिक सीवेज होता है उसका पीएच कितना होता है, तो उसका लेस देन 7 होता है, क्योंकि वो सेप्टिक सीवेज आपका कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। क्लियर है? मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की, और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा आपके कैरेक्टरिस्टिक्स का। क्लियर है? क्वेश्चंस में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर। आपके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है और उसने बोला है कि इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास 3 टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एक होती है फिजिकल होती है, और दूसरी होती है केमिकल, तीसरी होती है केमिकल, और लास्ट होती है बायोलॉजिकल। ठीक है? अगर हम बात करते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके पास वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं अपने सेंसेस के थ्रू। आंखों के थ्रू आप देख सकते हैं, नाक से आप सूंघ सकते हैं, हाथ से आप टच कर सकते हैं। उनको हम क्या बोलेंगे? उनको आप फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे आप देख सकते हो कि किस कलर का है, तो कलर हो गया है। नाक से सूंघ सकते हैं, मतलब उसका आप ऑर्डर चेक कर सकते हैं। ठीक है? थर्ड, आप देख सकते हैं कि क्या उसर साफ है या गंदा है, कैसा है, तो आप उसकी टर्बिडिटी बता सकते हैं। ठीक है? टर्बिडिटी के बाद आता है आपके पास
दूसरा कौन सा आ सकता है सर, टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्या कर सकते हैं आप, उसको टच कर सकते हैं कि ठंडा है या गर्म है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड आता है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड में भी जो आपके सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं वो भी किसके अंदर आते हैं, फिजिकल के अंदर आते हैं, और जो आपके पास सेटलेबल सॉलिड होते हैं वो भी किसके अंदर आते हैं आपके, वो भी फिजिकल के अंदर आते हैं। केमिकल्स की बात करते हैं तो केमिकल्स में आपके पास कौन सा आता है सर, डिजॉल्व सॉलिड आता है और कोलाइडल सॉलिड आता है। देखिएगा, डिसॉल्व सॉलिड और कोलाइडल सॉलिड किसके अंदर आते हैं आपके पास, केमिकल्स के अंदर आते हैं, क्लियर है। उसके बाद कुछ आपके पास नाइट्रोजन के कंटेंट होते हैं, वो भी किसके अंदर आते हैं आपके पास, इसी के अंदर आते हैं। कुछ डिसॉल्व गैसेस होती है वो भी इसी के अंदर आती है आपके पास, ठीक है। डिसॉल्व गैसेस के अलावा आपका जो COD होता है वो भी इसके अंदर आता है, आपका BOD होता है ये भी इसके अंदर आता है, आपके पास THOD होता है ये भी इसके अंदर आता है, ठीक है। तो इसके अंदर आते हैं केमिकल्स के अंदर। उसके बाद बायोलॉजिकल के बारे में तो आपको सभी जानते ही है। तो आज देखिएगा ऑर्डर जो है ये फिजिकल पैरामीटर्स है आपके पास, कलर भी आपके पास फिजिकल पैरामीटर्स है, टेम्परेचर्स भी आपके पास फिजिकल पैरामीटर्स है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द केमिकल पैरामीटर यानी कि CP है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया है, D इसका राइट आंसर हो गया है। तो इस तरह से जितने भी आपके SSC JEE एग्जाम में वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को हमने यहां पर काफी डिटेल से कवर किया है डियर। अगर आपने इन क्वेश्चन को इसी वे में स्टार्ट किया, अगर आप कोई भी सिलेबस की बात करो, किसी भी सब्जेक्ट को आप अगर स्टडी कर रहे हो तो इसी वे में आप अपनी स्टडी को ध्यान से कीजिएगा, ताकि आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आप उस सभी एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाओगे डियर। क्लियर है।